कि तुम नाहक टुकड़े चुन चुनकर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। कि हमें सिर्फ जो है इस्तेमाल किया जा रहा है, हर पार्टी के लोग इस्तेमाल करते हैं। अरे आजम खां को देखिए, इतने तुर्रम खां बने घूम रहे थे, लेकिन आज उनका क्या हाल कर दिया सरकार ने। दानिश अली के भी साथ वही हुआ। मायावती जी माफ कीजिएगा, एक बार ट्वीट करने से क्या होता है, कोई आंदोलन चलाने का आप आदेश दीजिए। आपके एक संसद के साथ इतनी गरिमा से गिरी हुई बातें की गई हैं। विपक्षी दल तो बस यूं समझ लीजिए कि खामोश तमाशाई हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि मुसलमानों को अगर निशाना बनाया जाता है तो ये सोचते हैं कि चलो बड़ा अच्छा है कि मुसलमान बहुत डर जाएगा तो सारा का सारा वोट थोक भाव में विपक्ष पार्टी को दे देगा। ये भी उनका सोचना गलत है। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं द जनहित और मैं हूं विनीत यादव। हमारे साथ इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष फरीद अहमद गाजी साहब हैं। जिस तरीके की बयानबाजी रमेश बिधूड़ी द्वारा संसद में की गई, जो कुछ भी हुआ, क्या कहेंगे आप उस पर? जो कुछ हुआ ये हमारे आज़ाद हिंदुस्तान के तारीख का बहुत ही काला दिन था। उस दिन जब नए संसद भवन में रमेश बिधूड़ी साहब के ज़रिए ऐसी बातें जो सामने आई, गालियाँ, और वो भी गालियाँ जो रोड छाप नेता भी एक दूसरे को नहीं देते। वहाँ भी थोड़ा सोचते हैं, लेकिन हम लोग सुने थे, अक्सर बातों में होती थी कि आप असंसदीय भाषा का इस्तेमाल न करें, गरिमा में रहें। लेकिन असंसदीय भाषा उस संसद भवन में जमहूरियत का गला दबा दिया, असंवैधानिक बयान दे करके यहाँ के तमाम हिंदुस्तान के इंसाफ पसंद लोगों के दिल को ज़ख्मी कर दिया है। ऐसा क्यों हुआ? आपको क्यों लगता है? क्या लगता है कि आप तो आपकी ठीक ठाक उम्र हो गई, 60-65 साल, और तकरीबन 30-40 साल आपकी राजनीति के, लेकिन वर्तमान परिवेश में इतनी नफरत कहाँ से आ गई कि संसद में एक सांसद इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही? असल मुद्दा यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के पास जनता को देने के लिए कुछ नहीं है, अब आने वाले दिनों में या जो भी इलेक्शन हो रहा है उसमें जाने के लिए इनके पास कुछ नहीं है, तो अब उनको ये समझ में आ रहा है कि एक विशेष समाज को, ख़ास तौर से अल्पसंख्यकों को जब निशाना बनाएंगे, उनको नीचा दिखाएंगे, तो हो सकता है कि उनके अंधभक्त खुश हो जाएंगे। जब अंधभक्त खुश हो जाएंगे तो हो सकता है कि उनके लिए वो तालियां बजाएं। जिस तरीके से कहने से ये ताली और ये जो थाली बजाते रहते हैं, उसी तरीके से ताली और थाली बजाकर देश को बर्बाद करना है, कुछ देना है नहीं, तो अपनी कुर्सी कैसे बरकरार रहेगी। शायद हो सकता है कि उसको फ़ायदा देखते हुए उन्होंने ऐसा बुलवाने का काम किया है। कोई हिम्मत नहीं है रमेश बिधूड़ी साहब की अपने से बोल देंगे। ये प्री प्लान्ड आरएसएस का एजेंडा है जो मोदी जी के ज़रिए यह किया जा रहा है, और सारा सोची समझी वो काम का ये नतीजा है, और कुछ नहीं है। बाकी विपक्षी दल क्या कर रहे हैं? विपक्षी दल तो बस यूँ समझ लीजिए कि खामोश तमाशाई हैं। अब यूँ समझ लीजिए कि मुसलमानों को अगर निशाना बनाया जाता है तो ये सोचते हैं कि चलो बड़ा अच्छा है कि मुसलमान बहुत डर जाएगा तो सारा का सारा वोट थोक भाव में विपक्ष पार्टी को दे देगा। ये भी उनका सोचना गलत है। इसी तरह से ये सब काम हो रहा है। वरना मैं विपक्ष में इतने लोग थे संसद में, क्या दानिश अली संसद में अकेले थे? अकेले उनसे बिधूड़ी साहब से बातचीत हो रही थी कि वहाँ कोई और था? अगर कोई वहाँ था तो सारे लोग खड़े क्यों नहीं हो गए? सारे लोग वहीं खड़े होकर के क्यों नहीं उन्होंने उसका विरोध किया? ऐसा तो कहीं कैमरे में कहीं आया नहीं। बाहर निकल के कोई गले मिल रहा है, कोई उनके घर जा रहा है, कोई बयान दे रहा है। संसद में कहाँ थे इतने लोग? इतने लोग हर पार्टी में मुसलमान नेता हैं, वो कहाँ थे? अवैसी साहब भी, उनकी पार्टी भी वहीं थी, और भी हर पार्टी के मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन सारी पार्टी के लोग वहाँ तो मौजूद हैं। जो लोग आज इंडिया का आलाप लग रहे हैं तो ऐसे इंडिया वाले तो भी तो वहाँ मौजूद थे। कोई बीजेपी अकेले तो थी नहीं, या अकेला कोई आदमी था नहीं। सारे लोगों को एक वक्त एक स्वर में, जैसे लोग तालियां बजाते हैं वैसे शेम शेम करते, मुर्दाबाद करते, गो बाय करते, बताइए भगाओ संसद से, भगाओ संसद से, ऐसे कहते। ऐसा तो कुछ दिखने को नहीं मिल रहा है। ये क्या तमाशा हो रहा है? ये लोकतंत्र तमाशा बन के रह गया है, जैसे लगता है कि कोई लॉ एंड ऑर्डर है नहीं।
तो क्या होगा अल्पसंख्यकों का? जो पार्टियां अल्पसंख्यकों के नाम पर तमाम सालों से सत्ता में थी, जब से देश आज़ाद हुआ उनके नाम पर सत्ता में रही, कुछ ऐसी भी पार्टियां जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं लेकिन अल्पसंख्यकों के नाम पर एकदम जोर लगा के खूब बयानबाजी और भाषणबाजियां करती हैं। आखिर ऐसी पार्टियां भी जब अल्पसंख्यकों का साथ नहीं देंगी तो फिर क्या होगा? ये तो अल्पसंख्यकों को सोचना है कि देश की जब देश भारत आज़ाद हो रहा था 48% नौकरियों में मुसलमान थे, अल्पसंख्यक थे, और भी माइनॉरिटी के लोग थे, सिख लोग भी थे। लेकिन जैसे जैसे देश का कारवां आगे बढ़ता गया और 47 से फिर 50 से फिर 52 और 60 फिर 70, आज 2024 का इलेक्शन होने वाला है। तो इस बीच में अल्पसंख्यकों की आबादी के तनासुब में, आबादी के अनुपात में शासन और प्रशासन में हिस्सेदारी क्या है? जीरो तमाम होती जा रही है। 1%, 1.5% कोई हिस्सा होता है, जहां 20%, 30%, 40% ये अल्पसंख्यक हैं। अगर मुसलमान 20% है तो सिख भी तो हैं, बौद्ध भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं। उनके अधिकारों का हनन हो रहा है, सारे लोगों का अधिकारों का हनन हो रहा है। और कुछ मीडिया के लोग जो बैठे हुए हैं, माफ़ कीजिएगा, कुछ ऐसे जो लोग हैं जो एंकर पोसे गए हैं, पाले गए हैं, वो बस दिन भर यही हिंदू मुसलमान करते रहते हैं, नफरत फैलाने की बात करते रहते हैं। समस्याओं के ऊपर कोई चर्चा नहीं होती, समस्याओं को आगे जाना नहीं चाहिए। तेल कैसे महंगा हो रहा है, गैस कैसे महंगा हो रहा है, कैसे रेल का किराया महंगा हो रहा है, और रोड का किराया के ट्रांसपोर्टेशन कैसे महंगा हो रहा है, और सुरक्षा कैसे बढ़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, माइनॉरिटी के लोगों की मॉब लिंचिंग की गई, 100 से ज़्यादा मॉब लिंचिंग की गई। बताइए, इसके ऊपर कोई संसद में बहस होनी चाहिए, आवाज़ उठनी चाहिए, इंसाफ के लिए कोई आंदोलन होना चाहिए। किसी के पास कोई आंदोलन नहीं है, बस ये सोचते हैं कि हम इंडिया बना लेंगे और विपक्ष बन जाएगा और मोदी के खिलाफ हम वोट ले लेंगे। ऐसा होना तो नहीं समझ में आ रहा है। हमें तो भी कुछ चाहिए, हमें अधिकार चाहिए। इसलिए अधिकारों के लिए, अल्पसंख्यकों के अधिकार के लिए, माइनॉरिटी के अधिकार के लिए, मुसलमानों के अधिकार और सुरक्षा के लिए मैंने आंदोलन चलाने का काम किया है। और इसीलिए मैंने इंसाफवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किया है। मैं भी 10 साल 12 साल कांग्रेस पार्टी में रह करके देख लिया है कि हमें सिर्फ जो है इस्तेमाल किया जा रहा है। हर पार्टी के लोग इस्तेमाल करते हैं। अरे आजम खां को देखिए, इतने तुर्रम खां बने घूम रहे थे, लेकिन आज उनका क्या हाल कर दिया सरकार ने। ये सब सरकारों की नीतियां हैं। एक तरफ आप ऊपर से जो खामोश रहते हैं, जब बोलने का वक्त होता है तो आप खामोश रहते हो, समाज तमाम पार्टी के लोग, और जब वक्त गुजर जाता है तो आप झूठी झूठी बातें, घड़ियाली आंसू बहाने का काम करते हो। दानिश अली के भी साथ वही हुआ। मायावती जी माफ़ कीजिएगा, एक बार ट्वीट करने से क्या होता है? कोई आंदोलन चलाने का आप आदेश दीजिए। आपके एक संसद के साथ इतनी गरिमा से गिरी हुई बातें की गई हैं और आप खामोश तमाशा टिकटें बांट रहे हैं। और ऐसे कार्यकर्ताओं को भी मुझे कहना है कि क्यों ऐसे बैठे हो तुम नाहक। मैं इसके ऊपर एक शेर कहना चाहूँगा कि तुम नाहक टुकड़े चुन चुनकर दामन में छुपाए बैठे हो, शीशों का मसीहा कोई नहीं, क्या आस लगाए बैठे हो। कोई आस नहीं। जहां पर इंसाफ नहीं, जहां अधिकार नहीं, वहां पर अपना झंडा बुलंद करना ही होगा। दलितों ने इंसाफ के लिए अपना झंडा बुलंद किया। सारे लोग तो कांग्रेसी ही थे। कांग्रेस पार्टी से निकलकर ओबीसी के लोगों ने इंसाफ के लिए अपनी आवाज़ बुलंद किया, अपने समाज में अपना नेता पैदा किया। ओबीसी के लगे एससी एसटी ने अपना जो है आवाज़ बुलंद किया, आदिवासी भाइयों ने अपना आवाज़ बुलंद किया। और माइनॉरिटी क्या कर रही है? सबस सबस पंप आपने कहा जैसे कि वो पंप मार दो और गुब्बारा जो है ऊपर आसमान में खिलता जाता है। एक परिंदे की एक दिन के और एक कागज से किसी तरीके से ठेस लग गई तो फुट के धराशायी हो जाता है। आज वही समाज की हालत है। कोई इस काबिल नहीं है कि आवाज़ बोल सके, किसी के अंदर हिम्मत नहीं है कि कुछ बोल सके। तो इसलिए बोलने की लेकिन राहुल गांधी और तमाम और जो पार्टी के नेता हैं वो सहानुभूति दिखा रहे हैं। ओवैसी साहब भी कह रहे हैं तो गलत हो गया। तमाम और जितने भी हर पार्टी में मुसलमान नेता हैं, वो चाहे भाजपा ही क्यों ना हो, उनमें तमाम मुस्लिम मंत्री भी हैं, लेकिन वो तो ऐसे निकले कि वो आरोप लगाने लगे। खुद दानिश अली साहब पे बोले, मोदी जी के खिलाफ गलत बोले। वो सब अपना उल्लू सीधा करते रहते हैं। जिस कौम की अपनी कोई सियासत की आदत नहीं होती, उस कौम के हितों की सुरक्षा नहीं होती। नो जजमेंट विदाउट लीडरशिप, और लीडरशिप में पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, और पॉलिटिकल लीडरशिप पॉलिटिकल पार्टी से पैदा होती है। किसी के पिछलग्गू बनने से इंसाफ मिलने वाला नहीं और पावर होने वाला नहीं है। तो ये हमारे साथ फरीद अहमद गाजी साहब थे जिनसे हमने बात की। जिस तरीके की बयानबाजी संसद में की गई वो पूरी तरीके से असंसदीय तो छोड़िए, असंवैधानिक भी थी। ये बात हम भी कहते हैं और पूरे दावे के साथ कहते हैं। और जिस तरीके का
तमाम अन्य लोग जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हैं, जो तमाम संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, उनका जो रिएक्शन आया है और जिस तरीके से रमेश भिदोड़ी को शाबाशियां दी जा रही हैं, उससे एक गलत संदेश जाता है उस बड़ी आबादी के लिए, जो एक बड़ा तबका है, इस पूरे देश का एक बड़ा हिस्सा है। उस आबादी को मानसिक रूप से एक दबाने की कोशिश सी नजर आती है। बाकी बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करिए और इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।